भारत में एक साम्राज्य की कहानी आखिर शुरू कहां से हुई? इसका जवाब मिलता है हर्यक वंश में। एक ऐसा राजवंश जिसने पहली बार बिखरे हुए राज्यों को एक ताकतवर साम्राज्य में बदलने का सपना देखा था। सोचिए जरा, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। ये एक ऐसा दौर था जब देश कई छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था, जिन्हें महाजनपद कहते थे। और ये सभी सत्ता और प्रभाव के लिए लगातार एक दूसरे से लड़ रहे थे। लेकिन इस सारी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच एक शक्ति उभर कर सामने आई जिसने इतिहास का पूरा रुख ही मोड़ दिया। ये था हर्यक वंश, जिसने मगध को एक छोटी सी क्षेत्रीय ताकत से एक विशाल साम्राज्य की नींव में बदल दिया। पर सवाल ये है कि आखिर उन्होंने ये किया कैसे? क्या ये दोस्ती और समझौतों का नतीजा था, या ये तलवार के दम पर लिखी गई एक कहानी थी? यही वो दुविधा है जो इस राजवंश की पहचान बन गई। तो चलिए मगध के इस पहले साम्राज्य की कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं और जानते हैं कि एक महाशक्ति का जन्म आखिर हुआ कैसे। तो कहानी शुरू होती है करीब 544 ईसा पूर्व में मगध के इलाके से। इनकी पहली राजधानी थी राजगृह, जो आप समझिए पहाड़ों से घिरी एक बिल्कुल सुरक्षित जगह थी। लेकिन हाँ, ये बात ध्यान में रखिएगा कि बाद में यही राजधानी पाटलिपुत्र बन जाएगी, और पाटलिपुत्र तो आने वाली कई सदियों तक भारत का पॉलिटिकल सेंटर बना रहा। अब इस कहानी का जो पहला हीरो है वो है इसका फाउंडर बिंबिसार। देखिए, उस दौर में जहां सब तलवार के दम पर ही आगे बढ़ रहे थे, बिंबिसार ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना, कूटनीति का, गठबंधनों का और एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन का। उनकी पूरी स्ट्रैटेजी आप कह सकते हैं 3 पिलर्स पर टिकी थी। और मजे की बात यह है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक सोची समझी, बिल्कुल कसी हुई प्लानिंग थी। बिंबिसार ने कुछ भी किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ा था। तो उनकी स्ट्रैटेजी का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा वो था विवाह। देखिए, बिंबिसार के लिए ये कोई रोमांटिक रिश्ते नहीं थे, ये थे पॉलिटिकल सौदे। कोसल की राजकुमारी से शादी हुई तो दहेज में मिला काशी का पूरा इलाका, जो उस समय ट्रेड और पैसे का एक बहुत बड़ा सेंटर था। फिर वैशाली से रिश्ता जोड़ा तो अपने पड़ोस के जो ताकतवर गणराज्य थे, मतलब ऐसे राज्य जहां राजा नहीं सभाएं राज करती थीं, उनसे अपनी सरहदों को महफूज कर लिया। और बिंबिसार का असर सिर्फ पॉलिटिक्स तक ही सीमित नहीं था। जरा सोचिए, ये वही दौर था जब गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी अपने विचार दुनिया में फैला रहे थे। बिंबिसार ने इन दोनों ही धर्मों को सम्मान दिया, उन्हें संरक्षण दिया। ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी शासक भी थे। लेकिन शांति और समझदारी का ये दौर हमेशा के लिए नहीं था। जहां पिता ने जोड़ने का काम किया, वहीं बेटे ने तोड़ने का रास्ता चुना। बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु के सिंहासन पर आते ही मगध की पूरी पॉलिसी ही बदल गई। कूटनीति से सीधी आक्रामकता पर आ गई। अजातशत्रु का सत्ता में आना ही आप कह सकते हैं खून से सना हुआ था। उसने अपने ही पिता बिंबिसार को कैद किया और फिर मार डाला। एक ऐसा काम जिसने उसे इतिहास में पितृहंता का नाम दे दिया, मतलब पिता की हत्या करने वाला। ये तो उसकी बेइंतहा महत्वाकांक्षा की बस एक झलक थी। पिता और बेटे की स्ट्रैटेजी में जमीन आसमान का फर्क था। बिंबिसार ने जहां विवाह से रिश्ते जोड़े, वहीं अजातशत्रु ने युद्ध से जमीन जीती। एक ने राज्य की नींव बनाई तो दूसरे ने उस पर एक विशाल साम्राज्य की इमारत खड़ी करने की कोशिश की। लेकिन अजातशत्रु सिर्फ एक क्रूर शासक ही नहीं था, वो एक कमाल का मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट भी था। उसने युद्ध के मैदान में ऐसे ऐसे विनाशकारी हथियार उतारे जो पहले कभी देखे ही नहीं गए थे। पहला था महाशिला कंटक। अब इसे आप ऐसे समझिए जैसे पुराने जमाने की एक बहुत बड़ी तोप, जो बड़े बड़े पत्थर फेंककर किलों की दीवारों तक को तोड़ सकती थी। और दूसरा था रथमूसल। ये एक ऐसा रथ था जिसमें तेज धार वाले ब्लेड लगे होते थे, और जब ये दुश्मन की सेना के बीच से गुजरता था तो बस मौत पिछाता जाता था। इन दोनों हथियारों ने मिलकर आप समझिए जंग का पूरा नक्शा ही बदल दिया था। तो इन्हीं नए हथियारों के दम पर अजातशत्रु ने वो कर दिखाया जो उसके पिता भी नहीं कर पाए थे। उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन कोसल को पूरी तरह से हराया, और जो ताकतवर वज्जी संघ था उस पर भी कब्जा कर लिया। पर दिलचस्प बात यह है कि इसी योद्धा राजा ने पहली बौद्ध संगीति भी करवाई, जो बौद्ध धर्म के इतिहास में एक बहुत ही अहम मोड़ साबित हुई। अजातशत्रु ने मगध को उसकी बुलंदी पर तो पहुंचा दिया है, लेकिन एक बात है, जो साम्राज्य तलवार के दम पर बनता है ना, वो अक्सर ज्यादा दिन टिकता नहीं है।
उसकी मौत के बाद हर्यक वंश का पतन बहुत तेजी से शुरू हो गया। अजातशत्रु का बेटा उदायन, उसने पाटलिपुत्र को परमानेंट कैपिटल तो बना दिया, लेकिन वो अपने पिता जितना ताकतवर नहीं था। और उसके बाद तो लाइन ही लग गई। अनिरुद्ध, मुंड और नागदासक जैसे शासक, जो एक के बाद एक नाकामिल साबित हुए। आपसी लड़ाइयों और करप्शन ने इस महान राजवंश को अंदर से ही खोखला कर दिया। आखिरकार हुआ ये कि जो आखिरी शासक था नागदासक, उसके खिलाफ जनता का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसी के एक मंत्री शिशुनाग ने बगावत कर दी। लोगों ने भी शिशुनाग का साथ दिया और बस इसी के साथ हर्यक वंश का अंत हो गया और एक नए शिशुनाग वंश की शुरुआत हुई। तो क्या हर्यक वंश की कहानी बस एक नाकामी पर आकर खत्म हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। भले ही उनका राज कुछ ही समय तक चला, लेकिन उन्होंने जो नींव रखी उस पर भारत के आने वाले बड़े बड़े साम्राज्यों की इमारतें खड़ी हुईं। तो आखिर हर्यक वंश को याद रखना जरूरी क्यों है? पहली बात, क्योंकि उन्होंने ही मगध को एक साम्राज्य बनने का रास्ता दिखाया। दूसरी, उन्होंने छोटे छोटे गणराज्यों को हराकर एक मजबूत राजतंत्र की स्थापना की। तीसरी बात, उन्होंने पाटलिपुत्र जैसा शहर बसाया जो आगे चलकर मौर्य साम्राज्य की भी राजधानी बना। और हां, पहली बौद्ध संगीति, उसके साथ उन्होंने धर्म के इतिहास पर भी एक गहरी छाप छोड़ी। और ये सब हमें वापस उसी एक सवाल पर ले आता है, बिंबिसार की कूटनीति और अजातशत्रु की आक्रामकता। दोनों ने मगध को ताकतवर बनाया। एक ने नींव रखी तो दूसरे ने उसे बुलंदी दी, पर शायद उसी ने अनजाने में पतन के बीज भी बो दिए। तो सवाल ये है कि शक्ति हासिल करने का और उसे बनाए रखने का सही रास्ता आखिर है क्या? दोस्ती का खुला हाथ या फिर ताकत की बंद मुट्ठी? ये वो सवाल है जो हर्यक वंश आज भी हमारे लिए छोड़ जाता है।